नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एमपी टेट 2018-19 में पूछे गए पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे और यह पार्ट नंबर आपका 2 है। इसके पहले पहला पार्ट जो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो 2018-19 एग्जाम हुआ था उसमें जो पूछे गए प्रश्न थे, पहले पार्ट में हमने 30 प्रश्न किया था। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे ऑलरेडी इस लाइव क्लास के बाद आपको दे दी जाएगी। तो इस लाइव क्लास में हम आज करेंगे 30 महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न करेंगे जो आपके टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। तो सभी लोग यहाँ पे तैयार हो जाइए, लाइव चैट के ऑप्शन में आ जाइएगा, क्योंकि ये पेडागोजी के प्रश्न आपको पता है कि रिपीट होने वाले हैं और किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे ये भी आपको पता चलने वाला है। तो सभी तैयार हो जाइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन यहाँ पे हम टोटल करेंगे। तो पिछला जो हमारा मॉक क्वेश्चन था उसका आंसर है, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? हल, वाटसन, बंडूरा या स्पीयरमैन? सभी बताइएगा। तो इसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया था। इसमें जो राइट ऑप्शन हम बात करते हैं, अल्बर्ट बंडूरा की बात करते हैं। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? अल्बर्ट बंडूरा ने प्रतिपादित किया। इसके बाद दोस्तों आपका आता है अगला प्रश्न कि कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक जो है बच्चों में नैतिक मूल्यों को ऐसे लिख सकता है या ऐसे सिखा सकता है। भी समान व्यवहार के लिए अधिक सजा लागू करके, धार्मिक दिशाओं पर महत्व देकर, और तीसरा है उन्हें नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल करवाकर, और चौथा है नैतिक विकास पर अतिरिक्त कक्षाएं देकर। तो यहां से लेके यहां आपका तीसरा ऑप्शन है। तो कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक जो है बच्चों में नैतिक मूल्यों को कैसे सिखा सकता है। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आपकी नियुक्ति होगी, आप ही बताइए एक शिक्षक के रूप में बच्चों में नैतिक मूल्यों को कैसे आप सिखा सकते हैं। तो आप जो है उन्हें नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल करवाकर सिखा सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत इस पर निर्भर था कि बच्चे दूसरों के आचरण का अवलोकन करके तथा नकल करके कैसे सीखते हैं? प्रयत्न एवं त्रुटि का अधिगम, चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन, क्लासिकल कंडीशनिंग, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुकूलन, ऑपरेशन कंडीशनिंग की बात करते हैं। तो इनमें से वह विकास का सिद्धांत इस पर निर्भर था कि बच्चे दूसरे के आचरण का अवलोकन करके तथा नकल करके कैसे सीखते हैं। हम बात करेंगे सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो कौन से विकास के सिद्धांत पर निर्भर कर? सामाजिक अधिगम के विकास के सिद्धांत पर निर्भर था कि बच्चे दूसरों के आचरण का अवलोकन करके तथा नकल करके कैसे सीखते हैं। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत की बात करते हैं। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, आरटीई अधिनियम भारत में निम्न दिनांक को लागू हुआ: 4 अगस्त 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2008, 1 अप्रैल 2011। सभी बताइएगा। लागू डेट यहाँ पे पूछी जा रही है, किस दिनांक को लागू हुआ था आरटी एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो सभी लोग जानते हैं 1 अप्रैल 2010 को यह लागू हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है, जब ऐसा कहा जाता है कि वंचित समूहों को समान विद्यार्थियों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, तो इसका निम्न अर्थ क्या होता है? विशिष्ट शिक्षा, प्रतिभाशाली शिक्षा, व्यावर्तक शिक्षा या समावेशी शिक्षा? सभी कमेंट कीजिएगा। तो जब ऐसा कहा जाता है कि वंचित समूहों को समान विद्यार्थियों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, तो इसका अर्थ क्या होता है? सभी लोग बताइए। जिसका अर्थ हमारा हो जाता है समावेशी शिक्षा। फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। इसके साथ अगला प्रश्न है कि व्यवहार में दृष्टिकोण और भावनाओं का पहलू इसके अंतर्गत आता है: अधिगम के ज्ञानात्मक पक्ष, अधिगम के क्रियात्मक पक्ष, अधिगम के मनोवैज्ञानिक पक्ष या अधिगम के भावात्मक पक्ष की बात करते हैं। तो व्यवहार में दृष्टिकोण और भावनाओं का पहलू किसके अंतर्गत आता है? सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा और सभी फीडबैक कीजिएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? वह हो जाएगा अधिगम के भावात्मक पक्ष। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि किंडरगार्टन है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बच्चों का विद्यालय, बच्चों का अधिगम, बच्चों का बगीचा या बच्चों को खेल का मैदान? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, मेरे प्रत्येक भाई बहन गृहिणी टीचर्स बंधु जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना
और दोस्तों फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़िएगा। जी हाँ, अब नोट्स आपको मिलने लगेंगी, नो डाउट सभी क्लासेज की नोट्स आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी जो हम कर रहे हैं। तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो किंडरगार्टन का जो यहाँ पे आपका शाब्दिक अर्थ हो जाता है वह हमारा हो जाता है बच्चों का बगीचा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तत्परता के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न ने किया था। किसने? गैने ने किया था, थांडाइक ने, E.P. पॉलाव ने या B.F. फिश्नर ने किया था? सभी बताइएगा। तत्परता के सिद्धांत का जब भी जिक्र किया जाता है, मुख्य नियम की जब भी जिक्र किया जाता है, एक ही नाम आता है थांडाइक। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये सारे किसके हैं? थांडाइक मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयत्न त्रुटि अधिगम का सिद्धांत निम्न के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कोहलर के द्वारा, E.P. पॉलाव के द्वारा, थांडाइक के द्वारा या B.F. फिश्नर के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। जब भी प्रयत्न त्रुटि अधिगम के सिद्धांत की बात की जाती है, एक ही नाम आता है और वह मनोवैज्ञानिक आपका है दोस्तों थांडाइक मनोवैज्ञानिक। जब भी प्रयत्न त्रुटि अधिगम के सिद्धांत की बात की जाती है, एक ही नाम आता है थांडाइक मनोवैज्ञानिक। और थांडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। एक भूखी बिल्ली थी जो पिंजरे के अंदर बंद किया गया था और बाहर उसको भोजन मांस दिया गया था। जैसे बिल्ली इधर उधर छटपटाती है, अचानक उसका लीवर जो रहता है जिससे गेट खुलता है उस पर पंजा अचानक पड़ जाता है, यहाँ वहाँ छटपटाने की वजह से। उसको पता नहीं था किससे खुलता है, लेकिन यहाँ वहाँ जब इधर उधर घूमती है, उछलती है, तो अचानक लीवर पे पंजा पड़ता है और वह गेट उसका खुल जाता है पिंजरे का, वह बाहर अपने भोजन को प्राप्त कर लेती है। यानी बार बार अभ्यास करने पे प्रयत्न त्रुटि अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, तो थांडाइक मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं। अगला, शब्दों के दोहरे अर्थ के कारण संचार में होने वाली बाधाएं जो होती हैं, संचार के लिए शैक्षिक बाधा होती है, संचार के लिए मनोवैज्ञानिक बाधा होती है, संचार के लिए शब्दार्थ बाधा होता है, या संचार के लिए पर्यावरणीय बाधा होती है। तो शब्दों के दोहरे अर्थ के कारण संचार में होने वाली जो बाधाएं कहलाती हैं, वह आपकी बाधा संचार के लिए शब्दार्थ बाधा हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, अधिगम की प्रक्रिया में निम्न में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? बच्चे की आर्थिक स्थिति, बच्चे की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अधिगम की शैली, बच्चे का परीक्षण या परीक्षा परिणाम। तो अधिगम की प्रक्रिया में जो सर्वाधिक आपका महत्वपूर्ण होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, वह आपका हो जाता है अधिगम की शैली। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि आप किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, बच्चों को किस प्रकार से सिखा रहे हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा में जॉन डीवी ने बल दिया है, काम करके सीखने पर बल दिया है, रटने से सीखने पर बल दिया है, अथॉरिटेरियन अधिकारवादी शिक्षण विधियों पर बल दिया है, या अनुकरण और मॉडलिंग पर बल दिया है? तो शिक्षा में जॉन डीवी ने किस पर बल दिया है, सभी बताइएगा। तो हम बात करेंगे काम करके सीखने पर। आप तभी सीख सकते हैं जब आप कुछ कार्य करते हैं, और कार्य करके ही सीखा जा सकता है, बैठे बैठे नहीं सीखा जा सकता है। इसलिए कमेंट कीजिए, फीडबैक कीजिए प्रत्येक प्रश्न का लाइव चैट के माध्यम से। और डेली 7 PM में हमारी लाइव चैट होती है, लाइव क्लास होती है पेडागोजी की। तो एक शिक्षक मुख्य कार्य निम्न में से किसमें होता है? विद्यार्थियों में स्वयं सीखने में मदद करना, विद्यार्थियों को अनुशासन में रखना, केवल परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करना, लगातार बालक बालिकाओं विद्यार्थियों की गलतियों को इंगित करना। एक शिक्षक का मुख्य कार्य इनमें से क्या होता है? एक शिक्षक का मुख्य कार्य होता है विद्यार्थियों को स्वयं सीखने में मदद करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। और पेडागोजी में जहाँ पे मदद की बात की जाती है, विद्यार्थियों की बात की जाती है, बालक बालिका की बात की जाती है, पेडागोजी में सकारात्मक और पॉजिटिव ऑप्शन माना जाता है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत में नैतिकता के 3 स्तरों के तहत कितने चरण होते हैं? यहाँ से 4 प्रश्न आपके क्लियर होते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन से सिद्धांत दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। नैतिक विकास सिद्धांत में कितने स्तर बताए? उन्होंने 3 स्तर बताए, लेकिन 3 स्तर में कितने चरण बताएं ये बताना। तो 3 स्तर में 2-2 चरण करके टोटल 6 चरण हो जाते हैं। कितने चरण उन्होंने बताए हैं? केवल टोटल 6 चरण बताए।
अगला, प्रयोगात्मक विधि में प्रयोगकर्ता खाली स्थान को प्रकलित करता है। अनाश्रित चर, मध्यवर्ती चर, बाह्य चर या आश्रित चर की बात करते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। तो प्रयोगात्मक विधि में प्रयोगकर्ता किसको जो है प्रकलित करता है, तो वह होता है आपका अनाश्रित चर। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑलरेडी सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, कोर पाठ्यक्रम निम्नलिखित पर जोर नहीं देता है। जो दोस्तों आपका कोर पाठ्यक्रम होता है वह किस पर जोर नहीं देता है? समस्या निवारण पर जोर नहीं देता है, आपके विषय वस्तु का एक अच्छी तरह से परिभाषित के मुख्य भाग पर जोर नहीं देता है, समान उद्देश्यों पर जोर नहीं देता है, या विभिन्न विषय वस्तु का एकीकरण पर जोर नहीं देता है। तो कोर पाठ्यक्रम निम्नलिखित पर किस पे जोर नहीं देता है? तो जो कोर पाठ्यक्रम होता है वह समस्या निवारण पर जोर नहीं देता है। इसके साथ आपका है अगला प्रश्न कि आरटीई अधिनियम से संबंधित है बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा का अधिकार, बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, अध्यापक शिक्षण का अधिकार। तो आरटीई जो अधिनियम बना हुआ है, राइट टू एजुकेशन पॉलिसी, ये अधिनियम जो है आपका किससे संबंधित हो जाता है? तो ये अधिनियम बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित हो जाता है। अगला प्रश्न है जो आप लोगों के ऑलरेडी स्क्रीन पर आ चुका है कि पाठ योजना के मूल्यांकन दृष्टिकोण की आलोचना किसके आधार पर की जाती है? यह बिल्कुल संरचित नहीं है, या यह विभिन्न शिक्षण विदों को एकीकृत करता है, विद्यार्थियों को पूरी तरह से अनुपस्थित छोड़ दिया जाता है, यह विद्यार्थियों को व्यक्तिगत मतभेदों को ध्यान में नहीं रखता है। सभी बताइएगा। तो पाठ योजना के मूल्यांकन में दृष्टिकोण की आलोचना किसके आधार पर की जाती है? तो यह विद्यार्थियों के व्यक्तिगत मतभेदों को ध्यान में नहीं रखता है, इस पर की जाती है। डी ऑप्शन। आपके अकॉर्डिंग क्या है? आप लोग भी कमेंट करके फीडबैक करके बता सकते हैं लाइव चैट के माध्यम से। अगला जो प्रश्न दिया गया साथियों, पाठ योजना के मूल्यांकन दृष्टिकोण में व्यवहार में परिवर्तन का मूल्यांकन किया जाता है प्रत्येक इकाई के बाद, शिक्षण समाप्त होने के बाद, नियमित रूप से शिक्षण के साथ या निर्देश देने से पहले। तो पाठ योजना के मूल्यांकन दृष्टिकोण में व्यवहार में परिवर्तन का मूल्यांकन किया जाता है, किसके अकॉर्डिंग किया जाता है? सभी बताइएगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं आपके नियमित रूप से शिक्षण के साथ। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा में शब्द पाठ्यक्रम निम्न का संकेतक है। पाठ्येतर गतिविधियां, शिक्षण पद्धतियां तथा पढ़ाई जाने वाली सामग्री, मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त होने वाली पाठ्यक्रम सामग्री। तो शिक्षा में शब्द जो है पाठ्यक्रम किसका संकेतक कहलाता है? तो यह दोस्तों आपके शिक्षण पद्धतियों तथा पढ़ाई जाने वाली सामग्री का संकेतक कहला जाता है। इसके साथ आपका अगला प्रश्न है कि डिसलेक्सिया से पीड़ित शिक्षार्थियों में किसकी समस्या होती है? व्यक्तिगत विकास की, स्वभावजन्य विकार की, मानसिक विकार की या पठन विकार की होती है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो डिसलेक्सिया से पीड़ित शिक्षार्थियों में किसकी समस्या होती है? यह आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? पठन विकार। जब भी डिसलेक्सिया का जिक्र होगा पठन विकार का अवश्य नाम आएगा। और एक आपको बता देता हूँ, अधिगम अक्षमता से जरूर प्रश्न आएगा, ये भी आपको ध्यान दे लेना। जब एक शिक्षक एक मंददृष्टि शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ समूह गतिविधियों में शामिल करता है तो वह सभी विद्यार्थियों को मंददृष्टि शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद करती है, कक्षा के लिए अधिगम में बाधाएं उत्पन्न करती है, या अन्य सभी बालक बालिकाओं शिक्षार्थियों को आलसी और सुस्त बनाती है, या समावेशी शिक्षा का भावना के अनुसार कार्य करती है। तो जब एक शिक्षक एक मंददृष्टि शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ समूह गतिविधियों में शामिल करता है तो वह दोस्तों समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि क्या कर रहा है? वो अन्य शिक्षार्थियों के साथ समूह गतिविधियों में शामिल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रहा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने में मदद करना, छात्रों के व्यक्तित्व को विकसित करना, जिज्ञासु मस्तिष्क विकसित करना,
या पाठ्यक्रम प्रदान करना? सभी कमेंट करके बताइएगा। तो कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो कक्षा शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि जिज्ञासु मस्तिष्क विकसित करना। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक मनोविज्ञान खाली स्थान के माध्यम से शिक्षा में योगदान देता है। विद्यार्थी की समस्याओं को समझने, शिक्षक की समस्याओं को समझने, पाठ्यक्रम समझने या शैक्षणिक समस्याओं को समझने में। तो शैक्षणिक जो मनोविज्ञान होता है वह किसके माध्यम से शिक्षा में योगदान देता है? तो हम बात करेंगे शैक्षणिक समस्याओं को समझने में। डी ऑप्शन आपका लेडी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है, एक मेहनती छात्र बार बार कक्षा के परीक्षणों में असफल रहा है और इस मामले में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे रियायती अंक देने चाहिए, उसे दंड देना चाहिए, उसके प्रदर्शन में कमी के कारण उसका पता लगाना चाहिए या अभिभावकों से शिकायत करनी चाहिए? सभी बताइएगा। तो एक मेहनती छात्र है, बालक बालिका है, जो बार बार कक्षा के परीक्षणों में असफल रहा है, तो इस मामले में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? आप भी तो शिक्षक हैं, तो उसके प्रदर्शन में कमी के कारण उसका पता लगाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, एक विश्वसनीय मूल्यांकन निम्न होता है, स्वतंत्र होता है, विवेकाधीन होता है, निर्भरशील होता है या अविश्वसनीय होता है? तो एक विश्वसनीय मूल्यांकन किस प्रकार होता है? सभी लोग बताइएगा। और वह दोस्तों आपके निर्भरशील होता है। सी ऑप्शन आपका लेडी सही हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, अधिगम खाली स्थान शिक्षार्थी की भावनाओं के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, अधिगम के भावनाओं से बहुत मामूली संबंध होता है, अधिगम शिक्षार्थी की भावनाओं के द्वारा प्रभावित होता है, अधिगम शिक्षार्थी की भावनाओं से स्वतंत्र होता है। तो अधिगम क्या होता है? सभी बताइए। तो अधिगम जो होता है वह बालक बालिका शिक्षार्थी विद्यार्थी की भावनाओं के द्वारा जो है प्रभावित होता है। भावना से भी जो है अधिगम प्रभावित होता है, ये भी ध्यान देना आप लोगों को। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है, इंटरेस्टेड प्रश्न दिया गया है, जो आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है पेडागोजी का, कि परिवार किसका मुख्य एजेंसी होता है? श्रेष्ठ शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का या गैर औपचारिक शिक्षा का होता है? तो परिवार किसकी मुख्य एजेंसी हमारी कहलाती है? तो जो परिवार होती है दोस्तों वह आपके अनौपचारिक शिक्षा की मुख्य एजेंसी कहलाती है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपको जो है ऑलरेडी सही कर लेना है। अगला जो आपका दिया गया है प्रश्न, कि कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के सवालों के बारे में राय में शामिल विचारशील प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नैतिक यथार्थ, नैतिक तर्क, नैतिक पसंद या नैतिक दुविधा? यह आप ही की टीटी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि कोहल वर्ग के अकॉर्डिंग सही और गलत के सवालों के बारे में राय में शामिल विचारशील प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे ही नैतिक तर्क कहा जाता है। जहां भी कोहल वर्ग का जिक्र होगा नैतिकता की बात अवश्य होगी, लेकिन नैतिक तर्क की यहाँ पे बात हो रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतकार व्यक्तिगत वृद्धि और विकास को महत्व देता है? बंडूरा, फ्रॉयड, पावलोव, जीन पियाजे जी? सभी बताइएगा। तो वह सिद्धांतकार जो व्यक्तिगत वृद्धि और विकास को महत्व देता है, जी हाँ व्यक्तिगत केवल, और वह कहलाता है अल्बर्ट बंडूरा। पहला ऑप्शन को यहाँ पे सही कर लेना है। और ये 60वां प्रश्न आ चुका है 200 प्रश्नों में से। जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से किस प्रकार के स्मरण का मूल्यांकन किया जाता है? पुनर्दिगम यानी रीलर्निंग, याद या रिकॉल, पुनरावृत्ति या अभिज्ञान की बात करते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से किस प्रकार का स्मरण का मूल्यांकन किया जाता है? रीलर्निंग या पुनर्अधिगम, याद या रिकॉल, पुनरावृत्ति या अभिज्ञान? सभी कमेंट करके बताइए। ये प्रश्न आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन में प्रश्न दिया जा रहा है, इसका आंसर हम अगले पार्ट में करेंगे। साथ ही साथ इस टॉप 30 प्रश्नों में आपने कितने स्कोर प्राप्त किया आप लोग अवश्य कमेंट कीजिए। अगला पार्ट फिर आपका 7 PM डेली आपके लाइव क्लास के माध्यम होगा। और इसके बाद जो पार्ट 1 आपका 30 नंबर का पूछा जाना है, पार्ट 1 जो 30 नंबर का पूछा जाना है, इसके हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, मॉडल पेपर करने वाले हैं पार्ट 1 के, ध्यान दीजिएगा। और पार्ट बी का भी मॉडल पेपर करेंगे। आप लोग कमेंट बताइए आपने किस किस सब्जेक्ट से किया है, तो कोशिश करेंगे आपके सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर लाने की, प्रैक्टिस पेपर, अभ्यास प्रश्न पत्र लाने की, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके, प्रिपरेशन अच्छा हो सके। मैं मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।